हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन वाली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉक टेस्ट का जो मॉडर्न हिस्ट्री का मॉक टेस्ट है उसका ये तीसरा पार्ट है और इसमें भी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसी को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है वो ये कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। यानी कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। दूसरा, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था बल्कि गवर्नर था। यहाँ पर एक सीक्वेंस, इसको ध्यान में रख लीजिए, सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, अक्सर पूछा जा रहा है ये सवाल। दरअसल जो जिस टाइम बंगाल तीन प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी, तो ये तीनों प्रेसिडेंसी का जो चीफ होता था, जो मुखिया होता था, उसको हम लोग गवर्नर बोलते थे। तो ये गवर्नर अपने अपने प्रांत का मुखिया था, दूसरे प्रांत पे उसका कोई अधिकार नहीं था, यानी कि दूसरा प्रांत उसके अधीन नहीं था। जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वो बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीन नहीं था या बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन नहीं था। तो सब अपने आप में स्वतंत्र था। तो इस तरह से बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था वो क्लाइव था। लेकिन 1773 ईस्वी के एक्ट में, यानी कि 1773 में जो एक एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसके तहत ये घोषित कर दिया गया कि अब जो बाकी दोनों प्रेसिडेंसी है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो जाएगा। यानी कि जो बम्बई प्रेसिडेंसी है और जो मद्रास प्रेसिडेंसी है ये दोनों बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ गया। तो अब जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो चीफ था उसको गवर्नर ना कह के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना। तो बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। अब 1833 ईस्वी में जब एक्ट आया तो उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कि उस टाइम वही लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन उस पद का नाम चेंज करके अब कहा जाने लगा कि वो अब भारत का गवर्नर जनरल है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स। और जब 1857 की क्रांति हुई 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश सरकार भारत के शासन को अपने अधीन ले लिया, तब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो इस तरह से उस समय 1857 ईस्वी की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग यही भारत का गवर्नर जनरल था। तो अब उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय ये भी लॉर्ड कैनिंग। तो एक सीक्वेंस ये हो गया कि बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो इस सीक्वेंस को आप ध्यान में रखें। और अब उस हिसाब से जो दूसरा स्टेटमेंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो हाँ ये बात सही है, ये प्रथम गवर्नर जनरल था और बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल भी था। चलिए यहाँ पर अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन से एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। यानी कि कौन सा यूरोपीय था जो सबसे लास्ट में आया। तो निश्चित रूप से ये फ्रांसीसी था। आपको एक सीक्वेंस में याद रहना चाहिए कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आया, फिर डच, फिर अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। यानी कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, तीसरे नंबर पे अंग्रेज था, फिर डेनिश यानी डेनमार्क का जो व्यापारी था वो, और फिर फ्रांसीसी। तो एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखना चाहिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई और सबसे पहले वो आया भी। उसके बाद डच भारत आया, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में हुई। तीसरे नंबर पे जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हो गई थी। यानी कि डच आया पहले, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई। मेरी समझ से आपकी समझ में आ गया होगा सीक्वेंस कि भारत आया जिस सीक्वेंस में वो था पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का सीक्वेंस अगर देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कब कब, तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, तब डच,
यानी कि ये पहला, दूसरा और तीसरा का बस हेर फेर है। दूसरे नंबर पे जो डच है और अंग्रेज है तीसरे नंबर पर। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में हुई, लेकिन आया है वो पहले ही। तो उस सवाल के हिसाब से जो लास्ट में, सबसे लास्ट में आया था, फ्रांसीसी। चलिए यहाँ पर अगला सवाल है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना बनाकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? अवध, झांसी, नागपुर, सतारा। यानी कि अंग्रेज कुशासन का आरोप लगा के किसको अपने कब्जे में कर लिया? तो अवध इसका आंसर होगा। दरअसल आप जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों को जीत के अपने अंग्रेजी शासन में मिलाने की जो घटना घटी थी, जिसमें मैं अपने ओवरव्यू वाले वीडियोस में आपको जिस क्षेत्र का मैं जिक्र किया था उसमें से एक अवध भी था। यानी कि जो बंगाल है, मैसूर है, मराठा है, अवध है, पंजाब है। तो ये 5 को मैं आपको निश्चित रूप से बोला था पढ़ लेने कि किस तरीके से मिलाया था। तो उसमें जो अवध है, ये अवध प्रदेश को डायरेक्ट कुशासन के आरोप में मिला लिया गया। ये बोला कि वहाँ का जो वहाँ बहुत कुशासन है और बस ऐसा ही आरोप लगा के उसको अपने राज्य में मिला लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हुई वो मैक्सिमम लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी, 1848 से 1856 के बीच, यानी 1857 की क्रांति के ठीक पहले तक लॉर्ड डलहौजी था यहाँ का गवर्नर जनरल। तो डलहौजी के समय जो है बहुत ज़्यादा क्षेत्र को जीत के मिला लिया गया। तो डलहौजी 3 तरीके से विभिन्न क्षेत्रों को अपने शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिलाया। तो एक तो उसका तरीका था सीधा जीत के मिला लेना। एक वो नया कॉन्सेप्ट लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी राज्य अपहरण की नीति। यानी कि गोद लेने को मना ही कर दिया कि जिस भी राजा को, जिस भी शासक को पुत्र नहीं है तो उसका शासक अब पुत्र को गोद नहीं ले सकता है, बल्कि वो क्षेत्र अब अंग्रेज के अधीन आ जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस सिद्धांत के द्वारा भी वो बहुत सारे क्षेत्र को मिलाया और युद्ध के द्वारा भी बहुत सारे क्षेत्र को मिलाया। यानी कि कुशासन का आरोप लगा के, युद्ध के द्वारा और पुत्र गोद लेने के अधिकार से वंचित करके। तो यहाँ पर ये सवाल इसीलिए पूछ दिया गया है कि कुशासन के आरोप में जो सबसे बड़ा कोई प्रांत था या सबसे इम्पोर्टेंट प्रांत था, सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद ये एकमात्र है, लेकिन हो सकता है कि मेरी जानकारी कुछ कम हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई प्रांत है तो वो अवध था और एकमात्र, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इस वजह से ये सवाल पूछा गया है। तो अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया था और युद्ध के द्वारा सीधा सीधा पंजाब को मिलाया। पंजाब को युद्ध के द्वारा, अवध को कुशासन के द्वारा, और बाकी जितना प्रांत था उन सारों को पुत्र गोद लेने के अधिकार से जो वंचित किया गया था उस सिद्धांत के द्वारा, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य अपहरण की नीति या पुत्र गोद लेने के अधिकार से वंचित करने वाली नीति जो उसकी थी, उस आधार पे मिलाया। तो किसको किसको पुत्र गोद लेने वाले अधिकार से वंचित के आधार पर मिलाया, ये सीक्वेंस में आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये पीसीएस हो या यूपीएससी हो हमेशा पूछा जाता है। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ये जो 7 क्षेत्र है इसको एक सीक्वेंस में मिलाया गया। सबसे पहले सतारा, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। इस सीक्वेंस में सारे क्षेत्र को मिलाया जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसका सिद्धांत था उसके द्वारा। और युद्ध के द्वारा किसको मिलाया? पंजाब को। और कुशासन के आरोप में किसको मिलाया? अवध को। मेरी समझ से आपको याद रह गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र कौन शुरू किया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश नामक जो पत्रिका है, वो समाचार पत्र, उसको शुरू किए थे। तो यहाँ पर सोम प्रकाश, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो देखिए सोम प्रकाश के विषय में आपको ये भी जानना होगा कि जो सोम प्रकाश है, मेरी समझ से शायद यही है जिसको जो अमृत बाजार पत्रिका, माफ कीजिएगा, जिस तरह से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लाया गया था लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन जो था 1878 के आसपास, वो बहुत ही गलत तरीके का नियम कानून बहुत सारा बनाया था। तो लॉर्ड लिटन 1878 ईस्वी में यहाँ का गवर्नर जनरल था। 1878 यानी 1858 की क्रांति हो गई है उसके बाद। तो उस समय एक
एक्ट लाया गया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट के द्वारा हुआ था ये कि जितना भी देसी भाषा में समाचार पत्र है, वर्नाक्यूलर मतलब होता है देसी भाषा, तो देसी भाषा में जितना भी कोई भी प्रेस था जिसको अंग्रेज समझ नहीं पाता था इजी वे में, तो उन सारे पत्र पत्रिकाओं पे प्री सेंसरशिप लागू किया। यानी कि वो कुछ भी अगर प्रकाशित करता तो उससे पहले अंग्रेजों को दिखाना पड़ता या उससे इजाज़त लेने के बाद ही कुछ छप सकता था। तो ये लाया गया था अमृत बाजार पत्रिका को टारगेट करके। यानी कि अमृत बाजार पत्रिका जो था वो बांग्ला भाषा में छपता था, तो इसको टारगेट करके लाया गया था क्योंकि वो क्रांतिकारी चीज़ों को लगातार छाप रहा था। तो जब ये एक्ट लाया तो इसके द्वारा ये नियम था कि यदि कोई भी प्रेस अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा बोलता है या कुछ भी लोगों को भड़काने की कोशिश करता है तो उसका जितना भी मशीन वगैरह है उसको जब्त कर लिया जाता, उस पे भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता। तो रातों रात अमृत बाजार पत्रिका जो है इंग्लिश पत्रिका में तब्दील हो गया, यानी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में वो चेंज हो गया इस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो वो तो बच गया, लेकिन ये जो सोम प्रकाश पत्र समाचार पत्र था ईश्वरचंद विद्यासागर का, ये फंस गया। कहने का मतलब ये कि आपको पूछा जाएगा कि किसको टारगेट करके वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था, अमृत बाजार पत्रिका को टारगेट करके। लेकिन वो टारगेट में नहीं फंसा क्योंकि रातों रात वो इंग्लिश में तब्दील हो गया और वो एक्ट था सिर्फ देसी भाषाओं के लिए, तो वो बच गया। लेकिन ये जो सोम प्रकाश था ये फंसा। और अगर पूछा जाए कि कौन सा न्यूज़पेपर था या कौन सा पत्रिका था, पत्र था जो कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1870 के अधीन पकड़ा गया, तो सोम प्रकाश। चलिए, तो सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर लिखे, इसके अलावा कुछ और भी आपको जानने की जरूरत है। दरअसल दयानंद सरस्वती एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे थे, सत्यार्थ प्रकाश। तो सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए राजा राम मोहन राय, तो ये 3-4 मुख्य रूप से 4 इनका जो है पत्र पत्रिका या फिर पुस्तक है जो बहुत फेमस है। एक तो तोहफात उल मुवाहिदीन नामक एक पत्रिका फारसी भाषा में ये निकाले थे, तोहफात उल मुवाहिदीन। एक संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो आपको पूछा जाएगा कि संवाद कौमुदी कौन लिखा है? राजा राम मोहन राय। तोहफात उल मुवाहिदीन पत्रिका किसने निकाला? राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी, तोहफात उल मुवाहिदीन, मिरातुल अखबार और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये सब राजा राम मोहन राय। और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। इसके अलावा कुछ और भी है जिसको आपको याद रख लेना चाहिए, जैसे कि अल हिलाल और अल बिलाग। ये पिछले वीडियोज में मैं क्लियर किया था, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं उनकी पत्रिका थी और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हमेशा याद रखिए। अल हिलाल अल बिलाग ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और कामरेड और हमदर्द ये मोहम्मद अली जिन्ना उनका था। और इसके अलावा जो लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन और युगांतर ये दोनों अरविंद घोष का है। और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एनी बेसेंट एक लिखी है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों यही एनी बेसेंट। तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको याद रहा होगा, जैसे कि सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, तोहफात उल मुवाहिदीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। अल हिलाल अल बिलाग ये अबुल कलाम आज़ाद। कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना। युगांतर और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये सारा था। और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा कि न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट और यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तो ये सारा था क्वेश्चन का एक हिस्सा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किए थे?
तो आपको पता ही है कि चंपारण जो बिहार में है, बिहार के चंपारण नामक जगह से महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह शुरू किए और वो सफल भी रहा था। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किए। क्वेश्चन अगर पूछे कि सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो दक्षिण अफ्रीका। भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किए, चंपारण। और जब चंपारण में ये सत्याग्रह किए तो किनके निमंत्रण पर, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर। चंपारण जब ये गए तो वहां पर कौन सी पद्धति खत्म हुई, तेनकठिया पद्धति, यानी कि 20 हिस्से का जो तीसरा हिस्सा है, यानी कि 3/20 हिस्से पर 20 में से कम 3 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी किसानों को। ये एग्रीमेंट वहाँ का जो बगान मालिक है, अंग्रेज बगान मालिक, वो करवा लिया था। और किसान इससे निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पा रहा था क्योंकि भारी भरकम रकम मांगता था फिर वो जो बगान मालिक था। तो इसी के विरुद्ध गांधी जी सत्याग्रह किए और इससे वो निकले। तो गांधी जी जब गए चंपारण तो उनके साथ जो उनके सहयोगी के रूप में गया था, कौन सब था, राजेंद्र प्रसाद जो सबसे फेमस नाम, जेबी कृपलानी। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ये दोनों तो याद रखें ही। इसके अलावा नरहरि पारिख, महादेव देसाई और ब्रजकिशोर, ये सब भी उनके साथ गए थे। पिछले वीडियो में मैं इसको डिटेल में बताया था। चलिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है ये कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो यानी कि ऑप्शन है कि द आर्म्स एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रॉलेट एक्ट, द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी कि इस सब में से कौन सी एक वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो निश्चित रूप से रॉलेट एक्ट होगा। इसके विषय में मैं डिटेल में बता दिया हूँ, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट हुआ जिसको काला कानून बोले, बिना अपील का, बिना दलील का, बिना वकील का, किसी को भी 2 साल तक सिर्फ संदेह के आधार पर जेल में रख सकता था। तो इसी के विद्रोह में जो है जलियांवाला बाग में एक आयोजन हुआ था। और आयोजन का दूसरा एक कारण ये भी था कि जो पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता थे उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल। तो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल इनकी रिहाई के लिए और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है वहाँ पे जलियांवाला में बाग में जो है वो भाषण चल रहा था, या फिर इसके विरोध में एक सभा का आयोजन हुआ और जनरल डायर गोली चलवा दिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये था। तो इसमें जो एक वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसके विषय में आपको बता ही दिया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय लाया गया था, लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में। जितना भी गलत काम हुआ वो लिटन के ही समय हुआ। और लिटन की ठीक बाद आया था रिपन। जितना भी अच्छा काम हुआ वो रिपन के समय हुआ। ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई अच्छी चीज़ें आपको दिखे तो ज़्यादा संभावना है कि वो रिपन के ही समय हुआ होगा। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, इसको आप तुक्का मत मारिएगा आंख बंद करके। लेकिन हाँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रिपन के समय हुई थी। अगर आपको ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप रिपन मार सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिटन था उसके समय जो है ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। इसी के समय एक और काम किया गया था कि सिविल सेवा में जो एज था वो 21 साल था मैक्सिमम एज उस टाइम। उस एज को घटा के 19 साल कर दिया गया, यानी कि 19 साल तक में ही किसी को बन जाना पड़ेगा, वरना वो नहीं कोई भी बन पाएगा। तो ये सिविल सेवा परीक्षा की जो आयु थी उसको 21 साल से घटा के 19 साल कर दिया था ताकि भारतीय इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो ये भी लिटन के ही समय हुआ था। तो उसके बाद जो रिपन आया था तो रिपन के समय बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी। तो जैसे कि एक इल्वर्ट बिल विवाद हुआ था जिसमें भारतीयों को भी जो है अंग्रेज का मुकदमा सुनने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव लाया गया। यानी कि अभी तक भारतीयों का मुकदमा सिर्फ अंग्रेज न्यायाधीश कोई भी डिसीजन करता था, लेकिन अब भारतीयों को अधिकार दिया जाना शुरू हुआ, या वो दिए जाने की कोशिश किया कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेजों का मुकदमा सुने। तो इसको जो है इंग्लैंड में बहुत बड़ा आंदोलन चला इसके विरोध में कि रिपन किस तरह से ऐसे कर सकता है, एक काला भारतीय गोरे अंग्रेज का कैसे निर्णय कर सकता है। तो ये इल्वर्ट बिल विवाद भी इन्हीं के समय हुआ, यानी कि ये जो कानून था लॉर्ड रिपन के ही समय लाने की कोशिश की गई थी जो कि भारतीयों के हित में था, जिसका विरोध हुआ। फाइनली ये नहीं हो पाया।
तो ये रिपन के समय हुआ। चलिए, और रिपन एक और चीज़ के लिए फेमस है, आप अभी ही जान लें कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन आज जिस तरह से गांव में मुखिया सरपंच जैसा पद लाया गया, वो इसी उद्देश्य से लाया गया कि जितना भी सरकार का जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, उसको विकेंद्रीकृत किया जाए, सरकार की शक्ति को छोटे छोटे लेवल तक पहुंचाया जाए। इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। यानी स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोग खुद अपना शासन करें, स्वशासन करें। स्व मतलब खुद और शासन मतलब अपमुख शासन, यानी खुद का शासन करें स्थानीय लेवल पर। तो स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हीं को लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड रिपन से पहले लॉर्ड मेयो थे। वो हालांकि पहली बार इसको स्टार्ट करने की कोशिश किए थे, लेकिन फाइनली उसको मजबूती जो है लॉर्ड रिपन के ही समय मिला था। तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। इल्बर्ट विल विवाद इन्हीं के समय हुआ था, जो कि भारतीयों के हित में था। लेकिन उससे पहले, ठीक पहले जो लिटन था, वो बहुत सारा गलत काम किया था। तो जिसमें एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, और सिविल सेवा में 21 साल से 19 साल एज करने की बात थी। चलिए देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक, अच्छा ये तो हो ही गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? पुस्तक का नाम सुने, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। यानी अगर इसको हिंदी किया जाए तो यानी कि भारतीय विभिन्न राज्यों को, या भारत का जो विभिन्न टुकड़ा था आज़ादी के समय, तो उसको इंटीग्रेट करना, यानी उसको एक बनाना, देसी राज्यों को मिला मिला के जो पूरा भारत को एक बनाया गया। तो उससे संबंधित जो ये किताब थी, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये पुस्तक कौन लिखा है? तो वीपी मेनन साहब ये पुस्तक लिखे हैं। और इस पुस्तक के नाम को आपको निश्चित रूप से याद रखना चाहिए, क्योंकि वीपी मेनन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। जितने भी देसी रियासत थे उनको भारत के उन सारे देसी रियासत के एकीकरण में, यानी कि इसके एकीकरण में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो उनका था ही। जितना भी 542 देसी रियासत था उस समय, उन सबको मिला के एक किया गया। तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत नज़दीकी सहयोगी थे वीपी मेनन साहब। तो वही ये स्टोरी लिखे थे 1956 के आसपास इस पुस्तक के माध्यम से। तो यही है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, यानी इंडियन स्टेट्स जो भी था उसको इंटीग्रेट करना, उसके एकीकरण का स्टोरी। तो चलिए नेक्स्ट है कि दो वक्तव्य दिया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको चेक करना है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। लास्ट वाले मॉक टेस्ट में मैं इसके विषय में डिटेल में चर्चा किया था, और उम्मीद भी मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप इसका जवाब देंगे। फिर से सुनिए, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। दूसरा, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो पहला सवाल, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वेवेल योजना में हुआ ही यही था कि हिंदू सदस्य और मुस्लिम सदस्य की जो संख्या थी उसको एक रखने का प्रस्ताव था, यानी कि दोनों की संख्या बराबर होती। लेकिन दूसरा कथन गलत है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। आप ये जान लीजिए कि वेवेल जो है उसका उद्देश्य ये था ही नहीं कि भारत का बंटवारा वो रोके। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कुछ समय तक इस जो भारत का बंटवारा है उसको टाल दिया जाए। यानी जो भारत का विभाजन है उसको रोकना इसका टारगेट था ही नहीं। वेवेल योजना का टारगेट ये था ही नहीं कि वो भारत के विभाजन को रोके। उसका टारगेट सिर्फ ये था कि कुछ समय तक जो है विभाजन टल जाए। 1945 सब के आसपास वेवेल योजना लाई गई। तो बहुत ज़्यादा उस समय दंगा वगैरह होने लगा, पाकिस्तान का डिमांड बहुत ज़्यादा तेज होने लगा। तो इस वजह से वेवेल सोचा कि कुछ समय के लिए इसको टाल दिया जाए अगर, तो मामला कुछ स्थिर हो सकता है। तो इस वजह से वो टालने की कोशिश करने लगा और वेवेल योजना लाया। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वही ये है कि भारत का बंटवारा बच जाता, ऐसा उसका विचार था। नहीं, ऐसा उसका विचार नहीं था कि भारत का बंटवारा बच जाता। वो जान रहा था कि भारत का बंटवारा होगा ही अल्टीमेटली।
लेकिन सिर्फ टालना उसका उद्देश्य था। तो वेवेल योजना के विषय में मैं लास्ट टाइम आपको बता ही दिया था कि वेवेल जो योजना लाया गया था तो उसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू के बराबर रखनी थी, जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसमें, और इसमें सिर्फ वायसराय और जो कमांडर इन चीफ था उस दोनों को छोड़कर बाकी सारा सदस्य भारतीय होता। युद्ध की जब समाप्ति हो जाती तो भारतीय खुद अपना संविधान बनाता, और इस सारी चीज़ों पर विचार विमर्श के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाए जाने की व्यवस्था की गई। तो बाद में ये जो शिमला समझौता था वो बाद में फेल हो गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग का डिमांड ये था कि जितना भी मुसलमान है उसका जो सिलेक्शन हो उसको मुस्लिम लीग करे। कांग्रेस अपने तरफ से अबुल कलाम आज़ाद साहब को भेजना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग इसका विरोध किया कि जो कोई भी मुसलमान होगा वो मुस्लिम लीग द्वारा निर्धारित होगा और वही भेजेगा। और इसी मुद्दे पर जो है ये शिमला सम्मेलन असफल हो गया, इसको असफल घोषित कर दिया गया। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि आचार्य विनोबा भावे हाँ, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? उदयगिरी, रायपुर, वेंकटगिरी और पोचमपल्ली। यानी कि भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ कौन था? तो निश्चित रूप से पोचमपल्ली होगा। तो पोचमपल्ली इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि विनोबा भावे जो हैं वो भूदान आंदोलन चलाए आज़ादी के बाद पूरे देश में। भूदान आंदोलन मतलब जितना भी बड़ा बड़ा जमींदार था उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप स्वेच्छा से गरीबों को या भूमिहीनों को आप अपना जो ज़मीन है वो दान में दें। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ज़मींदार सब खुद इंटरेस्ट इसमें नहीं लिया, और इंटरेस्ट ले या ना ले वो खुद देना चाहा ही नहीं। और जो भी इसमें दिया गया भूमि को दान में, तो वो सब ऐसे भूमि थे जिस पर खेती करना संभव नहीं था, बंजर भूमि जिसको आप कह सकते हैं। तो लेकिन फिर भी इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा तो असफल भी नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे ज़मींदार थे जो स्वेच्छा से दिए भी, अच्छी अच्छी ज़मीनें भी दिए। तो फाइनली ये था कि ये जो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे 1951 में 1951 में शुरू किए, तो वो तेलंगाना के पोचमपल्ली से ही स्टार्ट किए थे। तो तेलंगाना आज का जो है वहाँ का जो एक गांव था पोचमपल्ली, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। और वहाँ पर एक किसान था, माफ़ कीजिएगा जमींदार था, रामचंद्र रेड्डी। तो रामचंद्र रेड्डी नामक जो ये जमींदार था वो 100 एकड़ ज़मीन खुद से प्रस्ताव रखा इनके पास कि हम दान में देंगे। तो ये एक तरह से स्वतः खुद से स्फूर्त प्रस्ताव था, यानी कि उस टाइम जो रामचंद्र रेड्डी साहब थे वो खुद इस तरह का प्रस्ताव रखे, उनको नहीं कहा गया था। तो इस तरह का जब प्रस्ताव आया तो इनको भी लगा कि पूरे देश में भी इस तरह का बहुत सारा ऐसा जमींदार होगा जो कि कर सकता है। तो इस उद्देश्य से पूरे देश में इस तरह का आंदोलन चलाया गया। चलिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? यानी बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पर बहुविवाह नामक पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिखे हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुविवाह नामक पुस्तक लिखे हैं। इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो विधवा पुनर्विवाह है वो इन्हीं के प्रयासों के माध्यम से ये हो सका था उस समय। यानी कि अगर आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, और लॉर्ड कैनिंग के ही समय विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कानून लाया गया। तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कानून 1857 की क्रांति के एक साल पहले यानी कि 1856 ईस्वी में लाया गया, और इसके लाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ला पाया। तो विधवाओं की स्थिति इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकी। हालांकि ग्राउंड लेवल पे तो समाज का नज़रिया बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से जो है बहुत हद तक सफलता मिली। तो यहाँ पे जो सवाल है बहुविवाह, तो उन्हीं सारी मुद्दों से जुड़ा हुआ ये किताब है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही इस किताब को लिखे थे। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अभी जस्ट मैं बताया था कि सोम प्रकाश जो
पत्रिका है, समाचार पत्र, वो भी ईश्वरचंद विद्यासागर ही लिखे। तो सोम प्रकाश नामक पत्रिका ईश्वरचंद विद्यासागर, और बहुविवाह नामक किताब ये भी ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए यहाँ पर अगला सवाल है कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय सुशासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया। देखिए कितना भारी भरकम आपको ये स्टेटमेंट दिखा, लेकिन इसकी तह तक हम लोग अगर जाएंगे तो इसका भेद खुल जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिंपल भाषा में समझने की अगर आप कोशिश करें तो कह रहा है कि किसकी पदावधि में, यानी कि यहाँ पे गवर्नर जनरल का ऑप्शन दिया हुआ है कि लॉर्ड लिटन, बेंटिक, कैनिंग, रिपन, इन चारों में से किसके समय महिलाओं और बच्चों की जो कार्य अवधि है, काम करने की जो अवधि है, उसके घंटों को कम किया गया और स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम एक लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय। इसका आंसर लॉर्ड रिपन होगा। आपको मैं बताया था कि जितना भी अच्छा काम हुआ था वो बहुत हद तक लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। तो लॉर्ड रिपन के समय एक फैक्ट्री अधिनियम लाया गया, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। और भी फैक्ट्री अधिनियम आया, तो ये चूंकि पहला फैक्ट्री अधिनियम था इसीलिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी में लाया गया था और इसके द्वारा क्या हुआ कि जितना भी 7 साल से कम उम्र का कोई अगर बच्चा था तो उसके काम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी 7 साल से कम एज का अगर कोई बच्चा है तो वो काम नहीं कर सकता है किसी कारखाने वगैरह में। जो 7 साल से 12 साल तक का कोई अगर बच्चा है और अगर कोई महिला है तो उसको मैक्सिमम एक दिन में 9 घंटे ही काम करवाया जा सकता है। यानी 7 साल से 12 साल तक के बच्चों को प्रतिदिन 9 घंटे का ही काम करवाया जा सकता है। हालांकि महिला वाली बात तो मैं बोल दिया, लेकिन मैं कंफर्म इस पर हूँ नहीं, तो बेहतर हो कि आप इसको चेक कर लें। हालांकि महिला की जो बात है कि महिलाओं को भी 9 घंटे का जो लिमिटेशन डाला गया, तो सिर्फ उसको उस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, एक बार उसको मैच कर लें। लेकिन 7 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 साल से 12 साल तक का जो बच्चा था उसका मैक्सिमम काम करने की अवधि को 9 घंटा निर्धारित किया गया और महीने में कम से कम 4 छुट्टी का भी प्रावधान किया गया। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का यही मूल प्रावधान था, निष्कर्ष था, और ये लाया गया था किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। अब बाकी जो भी फैक्ट्री अधिनियम है आप उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप रटना चाहते हैं या पर कहीं और मिला तो उसको वहीं रख लें दिमाग में याद, लेकिन कम से कम अभी जो मैं बोला इसको फिक्स कर लीजिए। बाद में वो सारा एडजस्ट होता रहता है, उसके इंतजार में आप इसको भूल भूल के रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन 1881 के आसपास, और आप 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था लिटन के समय, तो उसके ठीक बाद ये गवर्नर आया, तो निश्चित रूप से उसी सब के 2-3 साल 4 साल के आसपास का वो पीरियड रहा होगा। तो यानी कि 1881 में ये एक्ट आया था और इसके तहत जो है महिलाओं और बच्चों की अच्छा यहाँ पर महिलाओं भी है, यहाँ तो क्वेश्चन में ही महिलाओं है, तो अब कंफर्म ही हम लोग हो लेना चाहिए हम लोगों को कि महिलाओं और बच्चों इनकी भी कार्य अवधि की जो घंटे हैं उसको सीमित किया गया। यानी कि महिला हो या 7 साल से 12 साल तक का कोई बच्चा हो उसको मैक्सिमम 9 घंटे तक ही काम करवाया जा सकता है। तो रिपन के विषय में मैं बता ही दिया था अभी आपको कि इल्वर्ट बिल विवाद इसी के समय हुआ था और इसी के समय जो है इसको ही स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद जो आज का आखिरी क्वेश्चन है वो ये कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित इसके माध्यम से किया गया, तो उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया। ये गीत कौन लिखा, यानी कि आमार सोनार बांग्ला ये कौन लिखा है? तो संभवतः ये आपको याद होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब इसको लिखे हैं। आमार सोनार बांग्ला जो है 1906 ईस्वी में जब पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन की चर्चा शायद मैं अपने मॉक टेस्ट फर्स्ट में कर चुका हूँ। तो स्वदेशी आंदोलन के क्रम में जो पूरे देश के अंदर अंग्रेजों का विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया, बंगाल विभाजन जो 1905 ईस्वी में करजन घोषित कर दिया था, तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार किया गया, सारी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। तो उसी क्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर आमार सोनार बांग्ला नामक ये
गीत लिखे और बाद में यही 1972 में जब बांग्लादेश फाइनली एक राष्ट्र बन गया तब जाके उसको ये अपना लिया, यानी कि अपनी राष्ट्रगान बना लिया। तो भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है, तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ही लिखे हैं और वो भी आमार सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखे हैं। तो इस तरह से ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर एक विशिष्ट व्यक्ति बन जाते हैं जिनकी कृति या जिनकी रचनाएं दो दो देश का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत है। तो भारत का राष्ट्रगीत जनगण मन भी और वहाँ का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला दोनों रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखे हैं। तो चलिए, तो आज का जो सेशन था उसको मैं कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट टाइम अभी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अब हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट कर दिया जाए। बहुत जल्द मैं अब नियमित रूप से वीडियोस लाकर हिस्ट्री को कंप्लीट करूँगा ताकि दूसरे सब्जेक्ट के लिए समय बच सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पिछली बार का जो 50 लाइक्स का टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया और इसका हालांकि मेरे को दुख है, लेकिन मैं फिर से 50 लाइक्स का ही टारगेट रखता हूँ कि आप कम से कम 50 लाइक्स तो अवश्य देंगे, क्योंकि कम से कम अगर 800 900 हज़ार व्यू भी होता है तो 50 आदमी तो कम से कम ऐसे होने चाहिए जो कि चीज़ों को लाइक करे। और आप अगर लाइक नहीं करते हैं तो वीडियोस तो मैं लाता ही रहूँगा, क्योंकि उसमें अगर एक भी व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं तो मैं लाता रहूँगा, वो कभी बंद नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक मानसिक संतुष्टि मिलती है, मन को तसल्ली मिलती है कि अधिकांश लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फिर से कि आप 50 लाइक्स अवश्य देंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।